आप सभी को जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका अभी भी पालन करें। अभी भी देश से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो इसके बाद आते हैं आज के मूल विषय पे। आज के चर्चा का विषय है वास्तु। वैसे तो वास्तु के विषय में आज के सोशल मीडिया के युग में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ जानकारियां हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वास्तु में सचमुच जहाँ से आरंभ होता है, यानी भूखंड या आपका प्लॉट या जो भूमि आप खरीद रहे हैं, उसका प्रकार क्या होना चाहिए, क्योंकि वास्तु का प्रारंभ भी भूखंड से होता है। वैसे तो सामान्यतः सबको पता है कि उत्तरमुखी या पूर्वमुखी भूखंड सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन लोग उसके आकार और प्रकार पर ध्यान नहीं देते हैं। आज मैं इसी विषय में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। आप जब भी प्लाट खरीदें तो ये ध्यान अवश्य दें कि कोई कोना उसका कटा तो नहीं है या अत्यधिक बाहर तो नहीं निकला है, या कोई उसके बीच का हिस्सा वो खंडित तो नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी हिस्सा खंडित है तो उसका कोई न कोई दुष्प्रभाव अवश्य होता है। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान दें कि यदि आगे की चौड़ाई यानी फ्रंट विड्थ, जो फ्रंट विड्थ होता है वो यदि चौड़ा हो और बैक विड्थ यानी पिछला हिस्सा जो है वो अत्यधिक संकरा हो, यानी फ्रंट की अपेक्षा अत्यधिक छोटा हो, ये भी वास्तु में बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसीलिए कोई भी भूखंड या मकान खरीदने के पहले आप इस बात का अवश्य ध्यान दें कि कहीं उसका कोना, मध्य भाग या आगे का हिस्सा या पीछे का हिस्सा बहुत छोटा या बड़ा ना हो, यानी अत्यधिक अंतर ना हो। एक बात और ध्यान दें, भूखंड में एक बात और ध्यान देने वाली, यदि ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व मुखी या पश्चिम मुखी प्लॉट है और उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना से ज़्यादा है, सामान्यतः कोशिश करिए कि 2 गुना से ज़्यादा नहीं हो, लेकिन कहीं 3 गुना से भी ज़्यादा है तो ये वैसे भी सूर्यवेद माना जाता है, यानी इस भूखंड में जो भी भवन निर्मित होगा उसमें रहने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं शांति महसूस नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, ये छोटी छोटी बातें हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वास्तु की छोटी छोटी बातें जैसे लंबाई चौड़ाई का अत्यधिक अंतर, कोनों का कटा होना, ये कई बार ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं कि जैसे आपने उस पर भवन का आरंभ किया, यानी मकान बनाना आपने आरंभ किया, आरंभ से ही परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्लेम कर दे कि भूखंड मेरा है, या पता चला कि निर्माण के समय सामग्रियों का चोरी हो जाना या कोई बड़ा दुर्घटना हो जाना। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है कि मकान पूर्ण होने के बाद आपके गृह प्रवेश करते ही कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, जैसे अचानक आपकी नौकरी पर समस्या आ जाए या परिवार के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाए या उधारी अत्यधिक बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, कई बार तो ये देखा गया है कि सिर्फ भूखंड के दोष के कारण उस घर में रहने वाले व्यक्तियों में मानसिक शांति की अत्यधिक कमी होती है और आपसी कलह अत्यधिक होता है, यानी उस घर में आप शांति से नहीं रह पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको भूखंड के आकार और प्रकार का ध्यान देना चाहिए, कहीं वो बहुत ही अनुपयोगी तो नहीं है या उसमें कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष तो नहीं पैदा हो रहा है। इन सब बातों का इसीलिए ध्यान देना जरूरी है कि यदि आप इन बातों का अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं तो कई बार मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ता है और आप पाई पाई को मोहताज हो जाते हैं और आप अत्यधिक समस्याओं से घिर जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको बताता हूं आपको ध्यान क्या क्या देना है। जब भी भूखंड खरीदें या मकान खरीदें तो ये अच्छे से पता लगा लें कि क्या ये जमीन देवांशिक तो नहीं है, यानी किसी देवालय की भूमि तो नहीं है, या इस पे पूर्व में कोई देवालय रहा हो जिसको खंडित करके
और उसको प्लाट बना के तो नहीं बेचा जा रहा है। इसके साथ ही श्मशान भूमि तो नहीं है जहाँ पे पूर्व में श्मशान रहा हो और उसको धोखे से बेचा जा रहा हो। इसके साथ ही जहाँ पे जानवरों को फेंका जाता हो, यानी मरे जानवरों के मृत शरीर को जहाँ फेंका जाता हो, यानी जहाँ पे जानवरों की हड्डी होने की संभावना अत्यधिक है, ऐसा भूखंड भी कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। इतना ही नहीं, आप ये भी ध्यान दें कि जो भूखंड आप खरीद रहे हैं वो किसी मंदिर के दीवार से बिल्कुल सटा हुआ तो नहीं है, या उस पर पीपल, गूलर, बांस या बेल जैसे पेड़ पौधे लगे तो नहीं हैं। क्योंकि यदि पीपल है और गूलर है, बांस है और साथ में ही बेल का पेड़ है और इनको काटकर आपको भवन का निर्माण करना पड़े, तो यह भी वास्तु के लिए एक बहुत बड़ा दोष है। कोशिश करिए ऐसे भूखंड को आप बिल्कुल नहीं खरीदें। यदि ऐसा भूखंड आप खरीदते हैं तो आपको दैवी आपदा, यानी जिसको कुछ लोग भौतिक आपदा भी बोलते हैं या कुछ लोग ऊपरी आपदा भी बोलते हैं, ऊपरी बाधाएं भी बोलते हैं, यानी आपको अप्रत्यक्ष बाधाएं जिनका कोई इलाज आपको नहीं सूझेगा, ऐसी समस्याएं आपको लगातार बनी रह सकती हैं। इसीलिए ऐसी भूमि का क्रय बिल्कुल नहीं करें। इतना ही नहीं, ये सब पेड़ जो बताया आपको, ये आपकी चारदीवारी से बिल्कुल लगे हुए भी नहीं होना चाहिए, यानी भविष्य में आपके भूमि में इनका जड़ प्रविष्ट होने की संभावना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तब भी उनका इतना ही दोष होता है कि यदि आपके भूमि के अंतर्गत उनका जड़ प्रविष्ट हो जाए। इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो भूखंड आप खरीद रहे हैं उस प्लाट के मध्य में, यानी उस भूखंड के मध्य में सूखा कुआं या छोटी बावड़ी टाइप की चीजें न हों। इसके साथ ही बड़ा नीम का पेड़ भी आपके भूखंड के मध्य नहीं होना चाहिए जिसको काटना पड़े। यह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि नीम के पेड़ को ऐसा माना जाता है जिसमें देवियों का वास होता है और उसको काटना आपके लिए हितकर बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ ही यदि उस भूखंड पे उत्तर और पूर्व की दिशा में छोटे छोटे पौधे हों तो ये कोई दोष नहीं है, यह एक शुभ संकेत है, इसको आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। किंतु यदि पूर्व और उत्तर में बड़े बड़े पेड़ लगे हों, ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हों, ऐसा भूखंड भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। एक बात और ध्यान दें, जिस भी भूखंड का ढाल दक्षिण और पश्चिम में अत्यधिक हो, जिसको निर्माण के समय आप ठीक नहीं कर सकें, यानी उस ढलान को खत्म नहीं कर पाए, यदि ऐसा ढलान हो कि जो सदैव ही ढलान बना रहेगा, ऐसी दक्षिण और पश्चिम की ढलान वाली युक्त भूमि को भी आपको बिल्कुल क्रय नहीं करना चाहिए। यह भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, खासकर आर्थिक और शारीरिक कारणों को लेकर। आप उस घर में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, आप लगातार कर्ज के बोझ में दबते चले जाएंगे और आपके माता पिता का स्वास्थ्य कभी भी अनुकूल नहीं रह सकता। खासकर सबसे बड़े जो उस घर के मुखिया हों या बुजुर्ग हों, उनका स्वास्थ्य तो बिल्कुल ही प्रतिकूल रहेगा। इसके बाद एक और भी ध्यान दीजिए, चौड़ाई से लंबाई कोशिश करिए 2 गुना से अधिक ना हो। यदि 2 गुना से अधिक हो तो भी ठीक है, किंतु 2 गुना से जैसे मात्रा बढ़ती चली जाती है वैसे मान के चलिए उस भूमि पे आपके लिए समस्याएं भी बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि लंबाई से चौड़ाई का अंतर 2 गुना से ज़्यादा ना हो, यानी यदि चौड़ाई 50 फीट है तो लंबाई कभी भी 100 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए हितकर नहीं रहेगा, किसी न किसी प्रकार की मानसिक अशांति और आर्थिक संपदा, इनमें दोनों में नुकसान हो सकता है। आर्थिक क्षति तो होगी, शारीरिक क्षति भी हो सकती है। यदि आपके भूखंड का सामने का चौड़ाई यानी फ्रंट विड्थ यदि चौड़ा है और पिछला हिस्सा यानी पीछे की चौड़ाई अत्यधिक कम है,
तो यह आपके जिंदगी के शुरुआत के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन उस भूखंड में निर्मित भवन में जैसे जैसे आप समय गुजारेंगे वैसे वैसे आपकी आर्थिक अवनति यानी आपका नुकसान बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही यदि पृष्ठभाग भी अत्यधिक चौड़ा हो और अग्रभाग यानी सामने की चौड़ाई अत्यधिक छोटी हो तो ये आपके उन्नति को एकदम से बाधित कर देता है। आपकी शुरुआत अच्छी हो सकती है लेकिन आप उन्नति कभी नहीं कर पाएंगे, यथावत आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। आप अपनी जिंदगी में उन्नति नहीं कर सकते हैं। खासकर ये बच्चों की उन्नति के लिए बहुत ही दुष्प्रभावी है, यानी गलत परिणाम देने वाला है। आपके बच्चों की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि जिस मकान का भूखंड पीछे से अत्यधिक चौड़ा और सामने का हिस्सा अत्यधिक पतला हो, ऐसे भूखंड का परित्याग कर दें और ऐसे भूखंड पे भवन का निर्माण अपने रहने के लिए बिल्कुल नहीं करें। ऐसे मकानों पे सामान्यतः यदि किराए से दिया गया हो तो किराएदार ही कब्जा कर लेते हैं, न आपको किराया मिलता है न उस मकान का अधिकार मिल पाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ विवादित संपत्ति ही बनकर रह जाती है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि यदि भूखंड का कोण कटा हो तो क्या दुष्परिणाम निकलता है। तो सबसे पहले आते हैं, यदि ईशान कोण कटा हो तो क्या हो सकता है। ईशान कोण यदि छोटा हो तो उस घर में मुख्य रूप से मानसिक शांति की अत्यधिक कमी रहती है। पारिवारिक कलह तो कभी भी खत्म नहीं होता है, यानी आपके लाख त्याग करने के बाद भी परिवार का कलह सतत बना रहता है और कुछ न कुछ झगड़े सदैव बने रहते हैं। उन्नति भी ऐसे परिवारों में नहीं हो पाती है। और यदि इसके साथ ही आध्यात्मिकता शून्य होता है, यानी उस घर के लोग आध्यात्मिक प्रति बिल्कुल भी झुकाव नहीं रखते हैं और उनके अंदर नास्तिकता का भाव धीरे धीरे पैदा होने लगता है। और यदि ईशान कोण अत्यधिक बड़ा हो तो उस घर में भी धर्म भीरुता आ जाती है, यानी अंधभक्ति। भक्ति बहुत अच्छी चीज है लेकिन अंधभक्ति गलत है, जो भाव आने लगता है। और ऐसे लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। कई बार ऐसे लोग अवांछित संपत्ति यानी जिसको गड़ा धन कहा जाता है, इसके चक्कर में भी अपना बहुत सारा संपत्ति और बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। इसीलिए ईशान कोण यदि कटा हो तो भी ठीक नहीं है और यदि ईशान कोण अत्यधिक अधिक हो तो भी ठीक नहीं है। इसके बाद बात करते हैं वायव्य कोण का। वायव्य कोण को स्थानीय भाषा में या कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भंडार कोण भी कहा जाता है, जो एक चलित क्षेत्र है। इतना ही नहीं, कुछ क्षेत्रों में इसको इष्ट देव या इष्ट देवी या कुल देवता और कुल देवी का स्थान भी माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में वायव्य कोण में ही कुल देवता की स्थापना भी होती है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं ही समझ सकते हैं, यदि वायव्य कोण अत्यधिक छोटा हो तो आपको अपने कुल देवता या कुल देवी का आशीर्वाद बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इसी में माना जाता है कि ऐसे लोगों को सामान्यतः पितृदोष का दुष्प्रभाव भी अत्यधिक होता है। ऐसे घर में बरकत की कमी सदैव रहेगी, धन संपदा हमेशा कम ही रहेगा या आवक भले ही जितनी अत्यधिक हो, बचत और उन्नति ये लगभग न्यूनतम रहती है। इसीलिए कोशिश करिए कि वायव्य कोण अत्यधिक छोटा ना हो और कटा हुआ तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि उस घर में आपको न तो ईश्वरीय आशीर्वाद मिलेगा और न ही बुजुर्गों का और कुल देवता और कुल देवी का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता है। और बिना कुल देवी के आशीर्वाद के शायद ही कोई व्यक्ति उन्नति कर पाए। इसके बाद आते हैं कि यदि वायव्य कोण अत्यधिक निकला हो तो, यानी अत्यधिक बड़ा हो तो क्या नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थितियों में भी धन की कोई कमी नहीं रहती है, अचल संपत्ति पर्याप्त रहती है, किंतु उस घर में संपन्नता में विपन्नता की स्थिति बनी रहती है, यानी सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ऐसे घर में मलिनता,
आलस्य, क्रोध और एक दूसरे का पैर खींचने का प्रचलन बना रहता है। इसलिए वायव्य कोण अत्यधिक बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण यदि कटा है तो ऐसे भूमि आप फ्री में भी नहीं लें, क्योंकि यह आपके लिए श्राप साबित हो सकता है। नैऋत्य कोण यदि कटा है तो उस घर के मुखिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी जितने भी तीक्ष्ण बुद्धि वाले घर के मुखिया हों, उस घर में प्रवेश करने के साथ ही उनके बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है। उनके फैसलों से परिवार के कोई सदस्य भी सहमत नहीं होते हैं और उस घर में विघटन चालू हो जाता है। इतना ही नहीं, मुखिया का स्वास्थ्य सदैव ही खराब रहता है। और यदि ऐसे मुखिया कि जो नौकरी में हो और जिनको उन्नति मिलने वाली हो या प्रमोशन होने वाला हो, ऐसे में भी उनको बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। आर्थिक संपदा का नुकसान तो ऐसे होता है कि जहाँ पे हाथ डाले वहाँ हाथ जलने की स्थिति हो जाती है, यानी आप आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और प्रतिष्ठा सभी प्रकार से सिर्फ आपको हानि होती है। इसलिए कभी भी नैऋत्य कोण कटा हुआ प्लाट अपने रहने के लिए भवन निर्माण हेतु बिल्कुल नहीं खरीदें। यदि मुफ्त में भी मिले तब भी नहीं, क्योंकि आप उसके बाद उस जमीन पे आप घर बनाने लायक ही नहीं रहेंगे और शायद घर बना भी लिए तो शायद आप उन्नति कभी नहीं करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि यदि आग्नेय कोण कटा हो तो क्या करना चाहिए या उसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आग्नेय कोण यदि आपके भूखंड का कटा हुआ हो तो उस घर में कभी भी भोजन आदि की पूर्ति हो ही नहीं सकती है। सदैव ही उस घर में कमी बनी रहती है। जो कुछ भी बनेगा हमेशा कमी रहेगा। अतिथि आपके यहाँ से हमेशा भूखा ही लौटेगा और परिवार के सदस्य भी आपस में सदैव ही तनाव में रहेंगे। एक दूसरे के विचारों का अंतर भी अत्यधिक विपरीत होगा। इसीलिए कोशिश करें कि आग्नेय कोण से शून्य प्लाट, यानी जिसका आग्नेय कोण कटा हो, ऐसे भूखंड भी आप बिल्कुल न खरीदें, क्योंकि यह भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और यदि अत्यधिक बड़ा हो आग्नेय कोण तो भी वो भूखंड ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे भूखंडों में अग्नि से समस्या होने की संभावना बनी रहती है। भले ही छोटा ही नुकसान हो, लेकिन कहीं न कहीं अग्नि से नुकसान तो उस घर में होता ही होता है। इसलिए कोशिश करें कि यदि आग्नेय कोण अत्यधिक बड़ा हो तो ऐसे भूखंड का भी परित्याग करें। ऐसे भूखंड भी आप अपने रहने के लिए न खरीदें, जिस पे आप अपने लिए एक अपना ड्रीम होम बनाना चाहते हो, यानी सपनों का घर बनाना हो, तो ऐसे भूखंड का परित्याग अवश्य करें। अब आते हैं किसी खास दिशा का क्षेत्र कटा हुआ हो। ऐसा कई बार हो जाता है कि मध्य भाग कभी भी कटा हो सकता है। तो कोनों के कटने का प्रभाव तो कम होता है, लेकिन किसी दिशा विशेष से खंडित यदि कोई भूखंड हो, उसका बिल्कुल भी परित्याग करना चाहिए आपको। और यदि ऐसा प्लाट आप खरीद ही लेते हैं तो आप समस्याओं का आमंत्रण भी साथ में कर ही रहे हैं। भले इसके लिए वास्तु के उपाय कर लें आप, लेकिन कहीं न कहीं समस्या की जड़ बरकरार रहेगी, जो मौका मिलते ही आपको परेशान कर सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही कि भूखंड कैसा हो, आपको भूखंड कैसा खरीदना चाहिए और कैसा भूखंड नहीं खरीदना चाहिए। अगले वीडियो में आपको भवन निर्माण के साथ ही एक एक हिस्से का, जैसे आपका किचन का इंटीरियर कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि वास्तु के हिसाब से भूखंड का वास्तु तो देखना ही चाहिए, लेकिन प्रत्येक कमरे यानी मकान के प्रत्येक हिस्से, जैसे बेडरूम, उसका भी एक पूर्णतः वास्तु होता है। आपका किचन, उसका भी एक पूर्ण वास्तु है। आपका शयन कक्ष, प्रत्येक हिस्सा, मकान के प्रत्येक हिस्सा का अपना अपना वास्तु का प्रभाव है। इसीलिए अगले वीडियो में आपको मैं किचन के वास्तु के विषय में बताऊंगा कि किचन का इंटीरियर
आपको किस प्रकार से अच्छा बनाना चाहिए जो आपके लिए सदैव हितकर रहे। धन्यवाद।